अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की ये वीडियो एमडी के 2024 के एग्ज़ाम जो कि सिंध में कंडक्ट किया गया 22 सितंबर को उससे रिलेटेड है। बहुत से बच्चों ने कहा कि सर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं और आप क्या समझते हैं कि एमडी के 2024 का एग्ज़ाम स्पेशली जो सिंध में हुआ वो किस तरह हुआ, आपका क्या इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है। आज की इस वीडियो में हम इसको पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो बच्चों की तरफ से है कि एमडीकेट पेपर लीक बिफोर एग्जाम। बहुत से बच्चों का कहना है, हमारे बहुत सारे बच्चों ने मैसेजेस करके हमें कहा कि सर जो इस साल जो एमडीकेट 2024 का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम से पहले ही रात में सर्कुलेट कर रहा था। किसी ने कहा कि सर एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले वो पेपर जो है वो सर्कुलेट कर रहा था जो सोशल मीडिया पे है। किसी ने कहा कि सर ये तो रात 4 बजे जो है वो पेपर आ चुका था। तो इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस पे बच्चों ने कहा। किसी एक बच्चे ने भी इस तरह नहीं कहा कि नहीं सर ये सिर्फ अफवाह है, नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने इसकी फेवर में कहा। तो अगर आपको लगता है, देखें ये बात याद रखिएगा, ये तो आईटी के एक्सपर्ट ही साबित कर सकेंगे क्या ये जो पेपर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है क्या ये एग्ज़ाम से पहले लीक हुआ या नहीं। बेशक आप गवाह हैं, आपको पता है बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको रात को 3-4 बजे मिल गया, या बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो खामोश बन के बैठे हुए जिनको मिल गया, नंबर भी अच्छे आ गए, वो तो कभी जिक्र नहीं करेंगे। वो बच्चे श्योर करेंगे जिनको पेपर नहीं मिला और जिनका स्कोर भी अच्छा नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो अगर कोई प्रूफ है तो बाकायदा इसका एक ऑफिशियल तरीका ये होता है कि डाउ की जो एडमिशन की जो ईमेल है उस पर आप कंप्लेन को जो है वो लॉन्च करें। जिन जिन बच्चों को लगता है कि हाँ भाई इस तरह जो है वो ऑफिशियल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, ईमेल करनी है। ये जो वीडियो जो भी देख रहे हो आपके सामने ये डाउ की जो एडमिशन इन्फो के हवाले से जो ईमेल है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपने कंप्लेन जो है वो क्या करनी है, लॉन्च करनी है, ताकि जितनी ज़्यादा कंप्लेन होगी डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है वो इसके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी कमेटी बिठाएंगे। अब जो है वो मान लेते हैं एक नज़र कि द पेपर सर्कुलेट ऑन सोशल मीडिया इज सेम और गेस पेपर, क्योंकि डाउ यूनिवर्सिटी ने जो ऑफिशियली है वो इसकी तरदीद कर ली है कि ये जो पेपर है कि ये पेपर जो सोशल मीडिया पे जो सर्कुलेट कर रहा है ये वो पेपर नहीं है। तो मेरा इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? तो पहले तो ये है कि आईटी के एक्सपर्ट ने ये प्रूव करना है। बहुत से बच्चे मानते हैं, गवाह हैं कि ये पेपर लीक हुआ। अब ये लीक तो होने का ये तो बाकायदा आईटी के एक्सपर्ट जो है वो अदालत में जो बाकायदा पिटीशन भी दायर कर दी गई है, ये अदालत में उन्हें प्रूव करना होगा। दूसरा जो है वो पेपर जो सोशल मीडिया पे जो सर्कुलेट कर रहा है क्या ये गेस पेपर है या नहीं है, मेरा इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं कुछ सवाल यहाँ देख रहा था, क्योंकि देखें इससे पहले मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि मैं श्योर नहीं था। इससे पहले मैंने देखा ना डाउ का जो ऑफिशियल पेपर भी आज अब वेबसाइट पे जो है वो बाकायदा जो है वो बहुत सी वेबसाइट पे आ चुका है। तो मैं कंपेयर कर रहा था कि भाई जो ऑफिशियल जो टेस्ट पेपर है वो क्या है, इसी तरीके से जो ये जो पेपर जो सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे ये किस नौयत का है। तो मैं देखकर हैरान हुआ कि इसमें देखें भाई किस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। देखें भाई गैस पेपर का भी एक तरीक़ाकार होता है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स का भी एक तरीक़ाकार होता है, उसका सर पैर होता है। अब ये किस तरह का पेपर है इसमें देखें, एक में अगर इंग्लिश के पेपर की बात की जाए, आई वुड सी द आईफिल टावर। अब ये जो पेपर बनाने वाला है उसको कैसे पता चला कि जो फाइनल एग्जाम में जो पेपर आने वाला है उसमें आईफिल टावर का जिक्र होगा। ये तो अगर मैथ के हिसाब से अगर बात की जाए ना, स्टेट्स के लोग जो हैं अगर इसको थोड़ा सा रिव्यू करें तो ये तो बिल्कुल एक नामुमकिन वाली बात है कि आईफिल टावर का जिक्र होगा इंग्लिश के पेपर में। फिर इसी तरीके से एक ऑप्शन का करेक्ट आंसर सिलोली है, एक ऑप्शन का आंसर फेरी है, टोकॉफ का भी बाकायदा जिक्र है। इवन बायोलॉजी में कई डिजीजेस हैं, ट्यूबरकुलोसिस इंग्लिश के पेपर में बाकायदा ट्यूबरकुलोसिस का जिक्र होगा और ट्यूबरकुलोसिस सही आंसर होगा। अगर ये पेपर एग्जाम से पहले ये इस तरह का पेपर ये बार सोशल मीडिया पर आ चुका है तो ये किसी भी किस्म का गेस पेपर नहीं है। ये बाकायदा पेपर बनाने वाले ने बाकायदा ऑफिशियल पेपर देखा है और ऑफिशियल पेपर देखते हुए ये करेक्ट आंसर की जो है वो इस तरीके से सीक्वेंस में लिखी है ताकि वो स्टूडेंट जो याद कर सकें। अब इसी तरीके से यहाँ अगर मैं बात करूँ कि फिजिक्स के हवाले से देखा जाए, स्पीड ऑफ लाइट के हवाले से, ट्रांसफॉर्मर वाले सवालात, इवन बायोलॉजी के जो सवालात हैं अगर मैं बात करूं, बायोलॉजी के अगर पेपर की अगर हम बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा हम वो करते हैं, बायोलॉजी के अगर पेपर की अगर बात करें या फिजिक्स से देखें, अब इसमें जो है वो बाकायदा करेक्ट ऑप्शन सिंपल दिए हुए हैं। अगर इसमें बात की जाए कि ये जो सवाल है क्लेम्सन रिडक्शन,
इसी तरीके से वॉल्फ किश्नर रिएक्शन। मानते हैं ये सवाल बहुत ईजी हैं, बगैर इसके पेपर भी बच्चा कर सकता था, लेकिन ये जिस तरह की ये नौयत है ना, इसमें सवाल का इसमें बाकायदा कोई सर पैर नहीं है, ये कोई भी इसको गैस पेपर नहीं कह सकता, क्योंकि इस तरह का अगर ये पेपर आए ना तो इसको फाड़ के डस्टबिन में फेंक दे, क्योंकि उसमें समझ कुछ भी नहीं आने वाला, कॉन्सेप्चुअली इसमें एक भी बात नहीं है। लेकिन जिस सीक्वेंस में, जिस अंदाज में ये सवाल लिखे हुए हैं, ये कन्फर्म इस डाउट को जाहिर करते हैं कि क्वेश्चन पेपर को देखा गया है, और क्वेश्चन पेपर को देखकर बाकायदा इसकी सिंपल लाइन को इस तरह लिखा गया है कि बच्चे ने सिंपल इसको रट लेना है और पेपर इसका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये कहीं से भी गैस पेपर नहीं है, ये कन्फर्म जो है, ये जिस नौयत से ये टाइप किया गया है, ये बाकायदा पेपर को देखकर जो है वो इस तरह जो ये तैयारी की गई है। तो अगर ये पेपर एग्जाम से पहले ये लीक हुआ है तो ये 101% ये पेपर लीक है, ये कहीं से भी गैस पेपर नहीं है। कोई भी इसको तरदीद नहीं कर सकता कि ये पेपर अलग है, डाउ का फाइनल पेपर अलग है। भाई ये पेपर वही है जिसमें डाउ की जो सीक्वेंस का जो पेपर अब आया है उसको देख के मैं हैरत में पड़ गया कि ये तो पूरा का पूरा उसी सीक्वेंस में है, और ज़्यादातर सवाल जो है वो यहीं से लिए गए। वरना होता है ना कि 200 में से 20 सवाल, 30 सवाल, 50 सवाल भी चलो आप इत्तफाक कह सकते हो, लेकिन यार 200 में से अगर 150 से ज़्यादा क्वेश्चन अगर इस तरह की सीक्वेंस में मैच कर रहे हो तो ये पेपर लीक की कैटेगरी में ही आएगा। अब सवाल ये आता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस एग्जाम ऑन स्टूडेंट? अगर इस सोल्यूशन को, इस मैटर को सॉल्व ना किया गया और जिद में जाकर जो है वो इसको बस छोड़ दिया गया कि भाई ये जैसा हुआ है बस होने दो, तो इसका स्टूडेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पर जो है ये बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। मेंटल हेल्थ पर क्यों इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि ये बच्चे की 4 साल की मेहनत थी। बहुत से बच्चे कहते हैं पूरे साल की मेहनत, भाई पूरे साल की मेहनत नहीं है। क्लास 9 में जब बच्चा बायो लेता है तो उस वक्त ही उसको बता दिया जाता है बेटा तुझे अच्छे नंबर लाने हैं और तुझे जो है वो डॉक्टर बनना है, और वो 9 बायो में अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करता है, अच्छी परसेंटेज आए। मैट्रिक में फिर मेहनत करता है, फर्स्ट ईयर में फिर जान लगाता है, सेकेंड ईयर में फिर लगाता है। 4 साल मुकम्मल होने के बाद फिर जो एडिशनल 6 महीने 7 महीने जो होते हैं वो बाकायदा एमडीकेट पे भी मेहनत वो कर रहा होता है। मतलब उसकी 4 साल की मेहनत जो है आपने उसका ये सिला दिया कि रात में एक पेपर जो है वो सर्कुलेट हो जाता है और इसी तरह का पेपर जो है वो अगले दिन फाइनल एग्जाम में आ जाता है। तो इस तरह ये बच्चों की मेंटल हेल्थ पर जो है वो बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। 4 साल की उनकी मेहनत को आपने किस तरह ज़ाया किया? फीलिंग ऑफ इनजस्टिस उनके दिमाग में आ गया कि भाई नाइंसाफ़ी है, मेहनत का कोई सिला नहीं है। ये बच्चे आगे भी जाकर किसी भी, ना सिर्फ एग्ज़ाम में बल्कि किसी भी किस्म की करियर या प्रोफेशनल लाइफ में भी जो है ये अब मेहनत नहीं करेंगे। इनके दिमाग में बस बात बैठ गई है कि हमारे सालों की मेहनत का ये नतीजा मिला है, अगर इस मुल्क में हमें रहना है, इस मुल्क में हमारी सालों की मेहनत का हमें ये सिला मिलना है। तो मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ना है अगर इस मसले को अगर आपने छोड़ दिया। इनके दिमाग में हमेशा, ना सिर्फ ये इस एग्ज़ाम का मसला नहीं है, ये ज़िंदगी भर उनके दिमाग में ये बात बैठ जाएगा, नाइंसाफ़ी इनके दिमाग में बैठ जाएगी। ट्रस्ट ऑन एजुकेशन, क्या उनको एजुकेशन पर अब कभी ट्रस्ट रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये बाकायदा अब ये आगे भी किसी भी फील्ड में अगर ये जाते हैं, आपने नाइंसाफ़ी करके एमडीकेट से उसको दूर कर दिया, मान लो एमबीबीएस और बीडीएस से आपने उसको दूर कर दिया इसकी मेहनत के बाद, लेकिन अब वो जिस भी फील्ड में जाएंगे ना, उनका एजुकेशन से ट्रस्ट जो है वो बिल्कुल हट जाएगा, क्योंकि आपने उनकी 4 साल की मेहनत का उनको ये सिला दिया। इम्पैक्ट ऑन नेक्स्ट एग्जाम, अगर आप रिकंडक्ट कर देते हो इसी तरीके से जैसे आप रिकंडक्ट कर देते हो तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा नेक्स्ट एग्जाम पे? हम एमडीकेट के एग्जाम में बच्चों को आखिर के 1-2 दिन में कहते हैं बेटा रिलैक्स करो, क्योंकि आपने 4 साल मेहनत की है। 4 साल के बाद फिर जो एमडीकेट पे जो दिन रात मेहनत की है ना, तो फाइनल एग्जाम से 1-2 दिन पहले आप बिल्कुल रिलैक्स करें, बिल्कुल टेंशन ना लें, सोशल मीडिया से भी दूर रहें, बिल्कुल अपने दिमाग को आप क्या रखें, फ्रेश करते हुए एग्जाम में जाएं। लेकिन अगर आप रिकंडक्ट करते हो तो ये बच्चा रात भर जागता रहेगा। एक ज़हीन बच्चा जो अपनी नींद पूरी करके आता है ना, रात भर सुकून से सोता है और फिर जब वो एग्ज़ाम में बैठता है तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाएगा, अगर आपने इसी तरीके से अगर रिकंडक्ट भी कर दिया, कोई इसमें आपने एडिशनल उनको तसल्ली ना दी, तो वो बच्चा रात को 3 बजे 4 बजे पूरी रात जागता रहेगा और तलाश में रहेगा व्हाट्सएप पे कोई पेपर आ जाए, व्हाट्सएप पे कोई पेपर आ जाए, व्हाट्सएप पे कोई पेपर आ जाए। समझ रहे बात? और वो इसी तलाश में रहेगा और पूरी रात जागता रहेगा। तो आपने अगर रिकंडक्ट भी करना है तो रिकंडक्ट करते वक्त आपने उनको यकीन दहानी दिलानी होगी कि हाँ अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि रिकंडक्ट इज नॉट द सोल्यूशन। आपने उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अफेक्ट ऑन प्रोफेशनल लाइफ, अब ये जो बच्चे हैं जो
बच्चे नाइंसाफ़ी के ज़रिए जिनको रात में पेपर मिल गया, जिन्होंने 190 प्लस स्कोर कर लिया, वो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में वो एमबीबीएस कर भी लेते हैं। वो जब प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आएँगे उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में ना आ सके उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। भाई जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में है उनको तो पता चल गया कि इस मुल्क के अंदर हर चीज़ खरीदी जा सकती है। इस मुल्क के अंदर जो है वो हर चीज़ में करप्शन है। तो क्या आप अक्सर देखते हो कि डॉक्टर जो है वो गैर ज़रूरी दवाइयाँ मरीज़ों को लिख देते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं, कमीशन वाली दवाइयाँ जो है वो लिख दिया करते हैं, मरीज़ों को लूटते हैं। तो ये जो आपके पास जो डॉक्टर जो रात को ये पेपर लीक होने के बाद जब ये डॉक्टर बनेंगे ना, ये इंतहाई करप्शन करेंगे। ये इंतहाई क्योंकि उनकी जो शुरुआत ही हुई है, शुरुआत ही उन्होंने रात में पेपर लीक आउट करवाया, शुरुआत ही पैसे दे के ये आगे इस तरह बढ़े हैं, तो पहला स्टेप ये। भाई मसला ये था कि मेडिकल कॉलेज में बच्चा जब होता था ना 5 साल, हम कहते थे बेटा आप तो ख्वाबों की दुनिया में, क्योंकि बच्चा कहता था डॉक्टर बन के मैं इंसानियत की खिदमत करूँगा। ये एक नेचुरल उनके अंदर ये जज़्बा होता था। मानते हैं बाद में प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आकर उनको कई नाइंसाफ़ियों का सामना करना पड़ेगा, कई ज़ुल्म बर्दाश्त करने पड़ेंगे, लेकिन अभी से तो ना करें। अभी तो उन बेचारों ने अभी एजुकेशन की मरहला भी तय नहीं किया और आपने डायरेक्ट इनके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी वाला मसला किया है। तो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जो डॉक्टर बनेंगे, वो भी इंतहाई उनके ऊपर भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, और जो ना बन सके उनके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। यहाँ एक और मैं एग्ज़ाम्पल जो है वो आगा खान यूनिवर्सिटी की दूँगा, एप्रिसिएशन टू आगा खान यूनिवर्सिटी। आगा खान यूनिवर्सिटी को हम एप्रिशिएट करेंगे। लास्ट ईयर आगा खान यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम हुआ ना, आगा खान यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम देने के बाद उनमें से बहुत से बच्चों ने नोट किया कि पास पेपर के जो एक पर्टिकुलर पेपर था, क्योंकि आगा खान यूनिवर्सिटी अपने क्वेश्चन पेपर जो है वो स्टूडेंट को नहीं देना। अब उन्होंने क्या नोट किया बच्चों ने कि फलाँ यूट्यूब पर एक पेपर था जो किसी टीचर ने जो एक्सप्लेन किया था, जो 2-3 साल पहले या कुछ साल पहले का वो पेपर था, उसी के ज़्यादातर सवाल क्या थे? रिपीट थे। पेपर लीक नहीं था, लेकिन क्या था कि एक एक्सप्लेनेशन पास पेपर की किसी टीचर ने दी थी, और उसी पास पेपर के सवालात को, बहुत सारे सवालात को जो है वो आगा खान यूनिवर्सिटी के पेपर में रिपीट किया गया। तो बहुत से बच्चों ने आगा खान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल ईमेल पर जाके कंप्लेन की कि भाई ये जो फलां पेपर जिन्होंने किया है उनका स्कोर तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा आएगा, और फलां पेपर जिन्होंने नहीं किया उनको ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनको इनजस्टिस होगी। और यकीन करें आगा खान यूनिवर्सिटी ने कोई ऐसी लेम एक्सक्यूज़ नहीं दी। उन्होंने बाकायदा फ़ौरन इंक्वायरी कमेटी बिठाई, फ़ौरन तहकीकात की, और उन्होंने देखा कि पेपर लीक तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने देखा कि बहुत से सवालात जो थे वो उस पेपर से क्या थे, रिपीट थे। तो उन्होंने फ़ौरन विदिन फ्यू डेज़, कुछ ही डेज़ में उन्होंने बाकायदा एग्ज़ाम रिकंडक्ट की जो है वो अनाउंसमेंट कर दी, और न्यू न्यू डेट के साथ। ऐसा भी नहीं कि टालना, क्योंकि उनको पता है कि बच्चों ने इतने दिनों की मेहनत की है, अब उनको अगर हम बड़ा गैप दे देंगे तो ये सब भूल जाते होंगे, और उनको और ज़्यादा डिप्रेशन होगा। तो फ़ौरन उनकी ईमेल का रिस्पॉन्स दिया, और दो नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स के बाद की उनको डेट भी अनाउंस कर दी कि हाँ भाई टेस्ट दोबारा कंडक्ट होने जा रहा है, और स्टूडेंट के साथ थी। तो इस तरह क्या हुआ, स्टूडेंट का एजुकेशन के ऊपर, आगा खान यूनिवर्सिटी के ऊपर ट्रस्ट और ज़्यादा डेवलप हो गया, और ज़्यादा इनके ऊपर भरोसा हो गया कि हाँ भाई हम जिस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ये बहुत ही रिलायबल यूनिवर्सिटी है, और ये हमारे हक के लिए हमारे साथ खड़ी है। तो यहाँ मैं आगा खान यूनिवर्सिटी को अप्रिशिएट करूँगा जो लास्ट ईयर उन्होंने जो है वो उसके ऊपर एक्ट किया। अब नाउ कम टू द सोल्यूशन। भाई अब सोल्यूशन क्या है कि भाई इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी एंड में जो पेपर था उसको गेस पेपर करार दे दिया गया, चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियर ना कर सके। तो अब आइए हम बात करते हैं व्हाट इज़ द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या? प्राइवेट एग्ज़ाम कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी शुड कंडक्ट एग्ज़ाम। भाई आपने प्राइवेट किसी यूनिवर्सिटी को ये पूरा टास्क दे देना है, और वो प्राइवेट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को कंडक्ट करें। क्वेश्चन पेपर मस्ट बी गिवन आफ्टर द एग्ज़ाम। अब ये जो आप करते हो कि क्वेश्चन पेपर जो है वो बच्चों को देते नहीं हैं, फिर कुछ दिनों के बाद अनऑफिशियल तस्वीर की शक्ल में जो है वो पेपर तो आ ही जाना होता है आपके पास। आप अगर इतने स्ट्रिक्ट हैं तो आप पेपर को संभालें। कुछ दिनों के बाद जो है वो पेपर किसी ना किसी तस्वीर की शक्ल में जो है वो सोशल मीडिया पे ये सर्कुलेट करते हुए बच्चों तक पहुंच ही जाता है। तो आप अगर जस्टिस चाहते हैं तो भाई एग्जाम के फ़ौरन बाद, जैसे एनटीएस क्वेश्चन पेपर दे दिया करता था, क्वेश्चन पेपर मस्ट बी गिवन आफ्टर द एग्जाम, एग्जाम के बाद फ़ौरन दें। मोर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन शुड बी इंक्लूडेड। आप जो ये पेपर बना रहे हैं, चाहे पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, उसमें आप क्या कर रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू बता दो, इसी तरीके से फलां का फॉर्मूला बता दो। बिल्कुल ऐसे बेसिक लाइन बाय लाइन रट्टे वाले सवालात का जो रेशो था वो बहुत ज़्यादा था, कॉन्सेप्चुअल सवाल का रेशो उसमें बहुत ही कम था। तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि मोर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन शुड बी इंक्लूडेड। कॉन्सेप्चुअल हो ताकि ज़हीन बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ें, ना कि रट्टा लगाने वाले बच्चों को ज़्यादा आगे फोकस मिले।
पीएमडीसी सिलेबस मस्ट बी फॉलो। भाई पीएमडीसी के सिलेबस को फॉलो करो। आप सिलेबस में चैप्टर कुछ और देते हो, सवालात कुछ और से देते हो। पिछले साल भी जो है वो आप लोगों ने इसी तरह किया कि भाई पीएमडीसी सिलेबस लिखते क्यों हो फिर? जब सिंपल बोल दो कि पूरी बुक पढ़कर आनी, हम कहीं से भी सवाल देंगे तो बच्चा उस पर फोकस करे। आप जब लिख के दे देते हो कि पीएमडीसी के सिलेबस को फॉलो किया जाएगा, पीएमडीसी के सिलेबस को वेबसाइट पे अपलोड कर देते हो, फिर आप जो है वो अपनी मर्जी से कहीं से भी एनिमल बिहेवियर के सवाल उठा के दे देते हो, काउ की टाइप्स के सवाल उठा के दे देते हो, तो पीएमडीसी के सिलेबस को खुदारा आप जो है वो फॉलो करें। इसको फॉलो करना कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रोफेशनल लोगों को बाकायदा पेपर बनाने का जो है वो सिस्टम प्रोवाइड करें। तो ये हमारा जो था वो एक मौक़िफ़ था, जो बच्चे हमें फोर्स कर रहे थे कि सर आप इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हमने वो दिया है। आप इस वीडियो के हवाले से जो भी आपका फीडबैक है हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।